डायबिटीज़ जिसको हम आम इस्तिलाह में कहते हैं शुगर, होता क्या है जनरली जैसे ही आप शुगर की इंटेक करते हैं आकर के उसकी डाइजेशन का अमल होने के बाद तकरीबन यहाँ पर से स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं डुओडेनम, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है बिगिनिंग आफ्टर द स्टमक, उसको क्या बोलते हैं डोडेनम या डुओडेनम। ओके, यहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होती है उस कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर शुगर के फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो अंदर जाता है ब्लड वेसल में। तो यहाँ पर आपके डुओडेनम में क्या हुई, ब्रेकडाउन होगी ऑफ द कार्ब्स, जिसमें से जो ग्लूकोज है वो एंटर हुआ कहाँ पर, ब्लड वेसल में। अभी यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोज पहुंचा तो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं फॉर शुगर कहाँ पर, पैंक्रियाज में। और पैंक्रिया है यहाँ पर दो किस्म के सेल पैंक्रिया में होते हैं, उसको एक को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को बोलते हैं बीटा सेल्स, जो इस शुगर की लेवल को मेंटेन करते हैं आपके बॉडी में। ये जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज आकर के पहुंचा तो इसमें है, अब यहाँ पर ग्लूकोज ब्लड में है, इसकी सेंसेशन होगी कहाँ पर, पैंक्रियाज के पास पहुंचा। पैंक्रियाज में दो किस्म के सेल हैं, एक अल्फा सेल है एक बीटा सेल है। बीटा सेल जो है वो उसको सेंस करते हैं, ये बीटा सेल, ये बीटा सेल। इस बीटा सेल को मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करके बड़ा करके बनाया है। अभी आपका ग्लूकोज जो है आ गया, पैंक्रियाज को आ गया। पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इसको जज करेंगे। यहाँ पर होते हैं GLUT2, ये तकरीबन GLUT14 किस्म के हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पर जो काम करेगा पैंक्रियाज में जो अबंडेंट है वो GLUT2 है। ये GLUT2 ट्रांसपोर्टर जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इसको जज करेंगे, यहाँ पर होगा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो इस ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, उसकी ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे और एक स्टेप्स होंगे मजीद। फिर उसमें से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ATP, क्या ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP जब यहाँ पर बनेगा तो इसकी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पर तो फिर क्या होता है, यहाँ पर से मौजूद होते हैं पोटाशियम चैनल होते हैं, और ये क्या है, डिपेंड करते हैं ATP पर। तो इसका नाम क्या होगा, ATP डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल्स। जब यहाँ पर ATP आएगी तो फिर ये पोटाशियम चैनल्स जो हैं ये इनके तौर पर क्या करेगा, पोटाशियम को इफ्लक्स करवाएगा, बाहर भेजेगा। एक्सेसिव अमाउंट जब होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ATP की वजह से ये बंद हो जाएगा, ATP की वजह से ये गेट बंद हो जाएगा। जब बंद होगा फिर क्या होता है, अभी देखो पोटाशियम के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, पोटाशियम बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पोटाशियम जो है दोबारा बाहर इफ्लक्स उसका नहीं हो रहा है। जब इनसाइड द सेल, अभी इनसाइड है ठीक, अगर इनसाइड द सेल क्या हो, पॉजिटिव इनसाइड अगर ज्यादा हो जाए तो इस वक्त क्या होगा, ये एक स्टेट में जाएगा जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या, डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो इससे यहाँ पर जो एक चैनल होगा सेल मेम्ब्रेन पर, कैल्शियम चैनल, ये खुल जाएगा। इसके खुलने से कैल्शियम की इन्फ्लक्स होगी, कैल्शियम अंदर आ जाएगा। क्यों, डीपोलराइजेशन इसने की और इसने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अगर आपने एक्शन पोटेंशियल जनरेशन पढ़ी है अच्छे तरीके से तो फिर ठीक है, नहीं तो उसकी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवाएगा इस तरह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम जो है वो बढ़ गया, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा। ATPases ने जो ATP है ज़्यादा है उसने यहाँ पर इस गेट को बंद किया, तो इससे पोटाशियम बाहर नहीं गया, पोटाशियम अंदर रहा, जिससे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई और इसने एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जिससे कैल्शियम आयन के चैनल ओपन हो गए और कैल्शियम अंदर आ गए। ये कैल्शियम पर रिस्पॉन्सिबल हैं ये इंसुलिन के जो बेग्स हैं इसमें, तो इसको क्या करेगा, ये इंसुलिन के बेग को फ्यूज़ करवाएगा। ये कैल्शियम आकर के मेम्ब्रेन, और अभी कैल्शियम यहाँ पर आ गया, कैल्शियम ने मेम्ब्रेन पकड़ा, सेल मेम्ब्रेन, और इस इंसुलिन का जो बेग है इसका मेम्ब्रेन पकड़ा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसने पकड़ने के बाद ये मेम्ब्रेन जो वेसिकल है जिसमें इंसुलिन है इसको फ्यूज़ करेगा मेम्ब्रेन के साथ। फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा, ये वेसिकल और इंसुलिन बाहर। ये इंसुलिन जब बाहर हो जाएगा फिर इसका काम क्या है, डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शंस के होते हैं। तो ये फिर क्या करवाएगा, डिफरेंट टिश्यूज़ पर इनका एक्शंस हैं, उन टिश्यूज़ में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाएगा। फिर सपोज कीजिए कि हमारे पास प्रोमिनेंट एग्जांपल लीवर लेते हैं,
तो यह करके इंसुलिन के रिसेप्टर्स पर एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर ये इंसुलिन पर क्या करेगा, ग्लूकोज जो ब्लड में था उसको अंदर लाए। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अभी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस दो ये हो गए। तीसरा हमारे पास क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसको या गेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं, एक उनमें पाया जाता है। और एक और केस है जो डायबिटीज नहीं होता लेकिन साइन सिम्टम्स दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। ये तो हमारे पास 4 हो गए, लेकिन 2 डिस्कस हैं बहुत ज्यादा, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 में क्या होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में, यहां पर बात वाज़ेह है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, कि ये इंसुलिन के ऊपर काम कर रहा है। इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है या कोई और बीमारी होती है उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम इन बीटा सेल्स को ख़राब कर लेता है, डैमेज कर देता है, मार देता है, ख़राब कर देता है, या फिर कोई और वजूहत होती हैं तो जिनकी वजह से आपके बीटा सेल्स ख़राब हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में 80% जो बीटा सेल्स हैं वो काम छोड़ देते हैं। तो बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन रिलीज करना, तो ग्लूकोज ब्लड में है, इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, तो फिर जिससे क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, तो हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया। तो इस केस में इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा करके ब्लड वेसल को, ब्लड में, खून में शुगर के जो लेवल है ग्लूकोज का, उसको मेंटेन किया जा सकता है। नंबर 2 हमारे पास केस है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 में क्या होता है, देखो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये इंसुलिन यहाँ पर है लेकिन जो रिसेप्टर है इंसुलिन के दूसरे टिश्यूज पर वो काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर जो रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए, सपोज इसी लेवल पर यहाँ पर रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए, यहाँ पर इंसुलिन आया, यहाँ पर बाइंड होना चाहता है, लेकिन ये रिसेप्टर जो है वो रेजिस्टेंट हो गए, काम नहीं कर रहे, तो टाइप 2 होती हैं, जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अगरचे इंसुलिन है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। फिर इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकली कितने तरीकों से ट्रीट करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स हमारे पास है, बिगोनाइड्स, इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स, सल्फोनाइल यूरियस, थायाजोलिडीन डायोन्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स एंड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 ये इनहिबिटर्स, ये हमारे पास ड्रग्स होते हैं, इनके थ्रू हम फिर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हम 1-1 करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करते हैं। तो बिगोनाइड्स का काम क्या होता है, ये आकर के जहां पर जो रिसेप्टर है, इन रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करता है, इनको ये एक्टिवेट करता है कि इनकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, दोबारा से काम करे। इस तरह से जो बिगोनाइड्स है, मेटफॉर्मिन है, वो इनको एक्टिवेट करते हैं, फिर ये दोबारा से एक्टिव होकर के ग्लूकोज की इनटेक करवा सकते हैं टू द टिश्यूज, तो फिर ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल था वो कम हो सकता है। तो ये बिगोनाइड्स मेटफॉर्मिन का फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दूसरा हमारे पास है इंसुलिन या सिक्रेटोगॉक्स, जिसमें एग्जांपल है सल्फोनाइल यूरियस भी इसको कहते हैं, सल्फोनाइल यूरियस। इनके हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, ग्लिमिपेराइड हैं, ग्लिपिजाइड हैं, और भी हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सिक्रेटोगॉक्स से आप लोग समझ सकते हैं कि ये इंसुलिन की जो सिक्रेटोगॉक्स है, जो थैले हैं, उनको ये स्टिमुलेट करते हैं, मींस कि ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये आकर के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, कहेंगे कि आप यहाँ से रिलीज करवाओ, जो बकाया 20% अप्रॉक्सीमेटली बीटा सेल्स रह गए, ये उनको एक्टिवेट करके उसको कहेगा कि इंसुलिन की रिलीज करवाओ। फिर ये इंसुलिन यहाँ पर रिलीज होगा और आकर के फिर जो रिसेप्टर्स हैं उन पर वो एक्शन करेगा। अगर एक रिसेप्टर नहीं तो दूसरा, तीसरा, इस तरह से कोई एक रिसेप्टर तो होगा, मतलब वो उसको एक्टिवेट करके एक्टिवेशन के बाद वो जो फिर टिश्यू है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे नहीं रहेगा, फिर उसका जो रिसेप्टर होगा फिर वो इंसुलिन गेन करके इंसुलिन के जरिए से एक्टिवेट होगा और ग्लूकोज को ब्लड से निकाल करके सेल में लाएगा। तो इस तरीके से फिर जो है वो ग्लूकोज को एक मेंटेनेंस मिल सकती है बाय मीन ऑफ इंसुलिन सिक्रेटोगॉक्स, जिसको हम लोग सल्फोनाइल यूरियस कहते हैं। तो सल्फोनाइल यूरियस का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है थायाजोलिडीन डायोन। थायाजोलिडीन
डायोन की एग्जांपल है, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। ये थायोजोलिडीन डायोन जो है इनका काम और बिगोनाइट्स की तरह से, मतलब इनका काम जो है मेटफॉर्मिन की तरह से होता है। ये भी जो है इन रिसेप्टर्स को दोबारा से एक्टिव करवाते होते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि दोबारा रीएक्टिव हो जाए, को उसको एब्जॉर्ब करवाए टिश्यूज़ में, ताकि टिश्यूज़ को ग्लूकोज मिल सके और जिनसे वो फिर एनर्जी हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ये क्या, ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को तोड़ता है। ये कहाँ पर होता है, यहाँ पर जो ब्रश बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर डुओडेनम में, यहाँ पर है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर कार्ब्स आगे कार्बोहाइड्रेट, इनकी ब्रेकडाउन यहाँ पर होती है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, नाम को थोड़ा सा समझिए कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, ये ग्लूकोज को ब्रेक करने वाले एंजाइम हैं, उसके इनहिबिटर्स ड्रग हैं। इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, एकार्बोज और मिग्लिटोल। एगारबोज और मिग्लिटोल एग्जांपल हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये कैसे ब्लड में से जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन फिर करेंगे अगर हम इसको देंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर होते हैं ब्रश बॉर्डर्स, कहाँ पर, डुओडेनम में। यहाँ पर जो ब्रश बॉर्डर्स है, यहाँ पर एंजाइम होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम इस जो ये डुओडेनम के पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको ये ब्रेक करेगा, ग्लूकोज बना करके फिर इंटर करेगा ब्लड वेसल में, मतलब अब्जॉर्ब करेगा। तो होता ये है कि हम यहाँ पर इन ड्रग्स को देंगे, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स देंगे। अल्फा ग्लूकोसाइडेज अगर यहाँ पर इनहिबिट हो गए तो ये कार्ब्स को तोड़ेंगे नहीं और कार्ब्स फिर अंदर जाएंगे नहीं। कार्ब्स अंदर जाएंगे नहीं मींस ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, तो मतलब उसके जो थोड़े का मैकेनिज्म उसको डिले करेंगे। डिले मीन्स टाइम लगेगा फिर उसमें। तो इस तरीके से इनकी जो फिर ब्रेकडाउन है वो फिर देर होगी और देर से फिर वो उनकी एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड में, और इस तरीके से एक हमने मेंटेनेंस की तरफ लाया ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को। राइट। उसके बाद हमारे पास है DPP4 इनहिबिटर्स, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास है सीटाग्लिप्सिन, ग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और लीनोग्लिप्टिन वगैरह वगैरह। ये जो ग्लिप्टिन वाले ड्रग्स हैं वो ये DPP4 इनहिबिटर्स हैं। इनका काम क्या है, आप लेते हैं कार्ब्स जो ओरली लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका काम है गट में रिलीज करना इनक्रेटिन। क्या, इनक्रेटिन। राइट। ये इनक्रेटिन का काम होता है मजीद कि ये रिलीज करवाएगा ऑफ द इंसुलिन, ये इंसुलिन की रिलीज करवाता है, इनक्रेटिन रिलीज करवाता है। तो फिर यहां पर एक एंजाइम है DPP, इस गट में एंजाइम है DPP4 इनहिबिटर्स। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं खुद से। तो फिर अगर इंक्रेटिन रिलीज नहीं होगा, इसको जब ब्लॉक करते हैं, इंक्रेटिन रिलीज नहीं होगा तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज ब्लड वेसल में रहेगा और डायबिटीज। तो ये क्या करते हैं, हम DPP4 को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, DPP4 को इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो इंक्रेटिन रिलीज होगा और प्रोड्यूस होगा, इंक्रेटिन प्रोड्यूस होगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा तो एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर पर जो सेल पर होते हैं, टिश्यूज पर होते हैं, उनको जब एक्टिवेट करेगा तो फिर वो ब्लड वेसल में से, ब्लड में से या ब्लड वेसल्स में से ग्लूकोज हैं उसको फिर वो शुगर को एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरह से ब्लड वेसल में जो हाई हो गया था अमाउंट वो मेंटेन दोबारा से हो जाएगा, कम हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल में।